हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने एक बार फिर एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का पार्ट 3 और वीडियो नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट में सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत या हिमालयी नदियों में दूसरा तंत्र, जिसको हम गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से गंगा नदी उद्गम कहाँ होती है, कहाँ पे जाके गिरती है, कहाँ पर किन किन नामों से जानी जाती है, उसकी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी और दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी, और एक एक नदियों के बारे में, इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है और कहाँ से आके गंगा में मिलती है। इन सब के बारे में आप मान के चलिए 3 से 4 वीडियो आएगा, तब जाके आपका गंगा नदी तंत्र कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर हम तीसरा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, जो हिमालय या उत्तर का नदी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से उत्तर भारत का या हिमालयी या सदा नीरा नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा तंत्र स्टार्ट होगा यहाँ से नीचे, यानी कि दक्षिण भारत का नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र यानी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तंत्र है। भारत की मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, वेदों के अनुसार इस नदी का बहुत ही ज्यादा महत्व है, धार्मिक और आस्था की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, कुंभ का आयोजन हुआ जो 4 जगह होते हैं, प्रयागराज, उज्जैन, जो भी है, तो वो सब इसी नदी के किनारे 4-4 वर्ष पे अर्धकुंभ और महाकुंभ 12 वर्ष पे आयोजित होता है। ठीक है, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। वो कहानी ये है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, ठीक है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है, जान लीजिए। जब समुद्र मंथन चल रहा था और पर्वतराज को बीच में, जैसे गांव में मथनी में माथा ऐसे मरते हैं ना दोस्तों, ऐसे ऐसे, तो उसमें से घी ऊपर निकल आता है, उसको गर्मा के घी बनाते हैं, जो भी उसको कहते हैं आप लोगों के लोकल लैंग्वेज में। तो उसी हिसाब से नाग वासुकी को रस्सी बना करके एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवतागण समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसमें से विभिन्न प्रकार के रत्न उपस्थित हुए। उन्हीं रत्नों में एक रत्न था अमृत। वो ऐसा था जो भी उसको पी लेता अमर हो जाता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो उसी को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा और कलश को मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी लेकर भागे। और जब वो लेकर भागे, जब वो जल, अमृत कलश में जो जल था, जब वो गिरा तो पृथ्वी पे उन 4 जगहों पर गिरा, और आज उन्हीं 4 जगहों पर अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये इसके पीछे हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अब आइए हम ज्योग्राफी की दृष्टि से इसको देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी जो है, ये उत्तराखंड में उत्तर काशी, कहां पे दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं। गंगा नदी निकलती कहां से, गंगा नदी का उद्गम कहां से है, उद्गम किसका, गंगा नदी का, तो इसका उद्गम है उत्तराखंड में। कहा में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहा, उत्तर काशी जिला में। कहां पे दोस्तों, उत्तर काशी जिले में। कहां से, गंगोत्री हिमनद से। कहां से, गंगोत्री हिमनद से। सिंपल चीज, आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहां से है, गंगोत्री हिमनद से। किस जिले से है, उत्तरकाशी जिले से। राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। इतना आपको बता देना है। लेकिन जो ये गंगा नदी हमको यहां मिल रही है, ये जहां पे स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य है। जिला आपका उत्तरकाशी है। लेकिन इसके पहले भी आपने देखा होगा 2 धाराएं, यानी कि देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा नाम, कौन सा स्थान है ये, देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक धारा आती है, दाहिने से आपकी भागीरथी और बाएं से आती है आपकी अलकनंदा। दोनों धाराएं जब देवप्रयाग नामक स्थान पर
मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं, जो हरिद्वार से जमीन पर प्रवेश करती है, फिर जमीन में बहते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये धारा गंगा बनने से पहले दो अन्य धाराओं में विभक्त थी। एक धारा ये हो गई आपकी भागीरथी, जो ये है, इसी को हमने क्या कर दिया, इस पूरे मैटर को दोस्तों हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, जूम करके यहां लगा दिया। ये आपका हो गया भागीरथी नदी, और ये मेन नदी जो हो गई आपकी अलकनंदा नदी। अब सिर्फ हम अभी गंगा के उद्गम को जब डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कहां से निकलती, कैसे कैसे बहती है, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी निकली, वो तो ठीक है, लेकिन गंगा नदी, गंगा बनी कैसे, किन किन धाराओं से, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर इधर से देखेंगे तो गंगोत्री हिमनद से एक भागीरथी नदी निकलती है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये दायां तरफ है और ये बायां, तो दाएं तरफ में दो धाराएं बताई ना, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो भागीरथी में कोई भी अन्य सहायक धारा नहीं है, लेकिन आप अलकनंदा में देखेंगे तो एक, दो, तीन, तीन धारा है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, इसमें कोई धारा नहीं है। एक धारा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भागीरथी। वो अलकनंदा में कहां से मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में, फिर इसकी धारा क्या कहलाती है, गंगा। अब वहीं हम आ जाए अलकनंदा, तो अलकनंदा तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, इसको अलकनंदा कहते हैं, लेकिन इसकी भी अन्य बहुत सारी धाराएं हैं, अन्य बहुत सारी क्या है, धाराएं हैं। अलकनंदा कैसे बनी, इसके भी पीछे थोड़ा तर्क है, तो उसको देखते हैं। दो हिमनद थे, एक सतोपत हिमनद, दूसरा सतोपत ताल। क्या दोस्तों, ये क्या है, सतोपत हिमनद, दूसरा क्या है, सतोपत ताल। ताल यानी पोखर टाइप का, और ये हिमनद यानी बर्फ का। ठीक है, सतोपत हिमनद से आपकी निकली क्या, विष्णु गंगा। ये हमने लिखा है ना, सतोपत हिमनद से आपकी क्या निकली, विष्णु गंगा। सतोपत ताल से आपकी क्या निकली, धौली गंगा। दोनों में गंगा है, एक विष्णु है, एक धौली है। तो सतोपत से विष्णु गंगा, सतोपत हिमनद से विष्णु गंगा, सतोपत ताल से आपकी धौली गंगा। दोनों धाराएं निकली, दोनों सरिताएं निकली कहां पे, विष्णु प्रयाग में। उस स्थान का क्या नाम है जहां दोनों आके मिली, विष्णु प्रयाग। इन दोनों की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, अलकनंदा। कभी कभी प्रश्न ये आता है, किन दो धाराओं से मिलकर अलकनंदा बनी है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से किस स्थान पे, विष्णु प्रयाग में, जिसको हम आज जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं, जो चारों धामों में एक है। ठीक है, जहां पे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, चार शंकराचार्य, उनमें से एक शंकराचार्य यहाँ पे रहते हैं, वो बनी अलकनंदा धारा। तो क्या, सतोपत हिमनद से निकली विष्णु गंगा, सतोपत ताल से निकली धौली गंगा। दोनों की संयुक्त धारा कहाँ आके मिली, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग, जिसको हम जोशी मठ के नाम से जानते हैं। फिर ये दोनों धारा संयुक्त होकर किस धारा के रूप में बढ़ी, अलकनंदा। किस धारा के रूप में बढ़ी, अलकनंदा। अब यहां से लेके यहां तक इसको हम अलकनंदा बोल रहे हैं। जब ये अलकनंदा धारा आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग नाम से, कहां पे, कर्णप्रयाग स्थान पर, कहां पे दोस्तों, कर्णप्रयाग नामक स्थान पर पिंडार नदी, क्या, पिंडार नदी बाएं तट से आकर अलकनंदा में मिलती है। ये दाहिना तट हो गया और इसके इधर बायां तट। तो अलकनंदा में, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कर्णप्रयाग में किन दो धाराओं का मिलन होता है, अलकनंदा और पिंडार नदी का। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम कहां पे होता है, कर्णप्रयाग में। अब फिर भी ये छोटी धारा थी, ये बड़ी, नाम बड़ी का ही चलेगा। अब अलकनंदा कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, या जिसे हम काली गंगा बोलते हैं, ये भी बाएं तट से आके किस में मिलती है, अलकनंदा में। यानी कि क्या, रुद्रप्रयाग में किन दो धाराओं का मिलन होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा का। ठीक है, या अलकनंदा और मंदाकिनी किन जगहों पे मिलती है, प्रश्न आएगा तो रुद्रप्रयाग में। इन दोनों की संयुक्त धारा भी क्या कहलाएगी, अलकनंदा। अब जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से क्या आ रही, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलती, कहां मिलती हैं, देवप्रयाग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंगा। ठीक है, तो इस स्थान का क्या नाम होगा दोस्तों, देवप्रयाग। इस स्थान का क्या नाम क्या होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा की धारा मिलकर क्या बनाती है, गंगा।
क्या बनाती है? गंगा। गंगा उत्तराखंड से निकलकर हरिद्वार ऋषिकेश बहते हुए हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहां से मैदानी भागों में यानी कि उत्तर प्रदेश के मैप में आप सबसे ऊपर देखें तो सहारनपुर में एक फैजाबाद नामक स्थान है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या या फैजाबाद जिला नहीं, सहारनपुर में भी एक फैजाबाद नामक गांव है। उस गांव से वो जमीन में प्रवेश करती है। उसके बाद वो धीरे धीरे दक्षिण में, फिर दक्षिण पश्चिम में, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब जब ये गंगा नदी भारत में बहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? गंगा। लेकिन जब ये गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है, कहां पहुंचती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इस नदी की दो धारा, एक धारा तो बांग्लादेश निकल जा रही, ये वाली धारा, और एक धारा देख रहे हो कि दक्षिण की तरफ मुड़ गई। तो जो दक्षिण की तरफ मुड़ी है इसको हम बोलेंगे हुगली नदी। क्या बोलेंगे? हुगली नदी। जिस पर कौन सा ब्रिज बना है? हुगली ब्रिज। ठीक है, बंगाल में। और एक धारा निकल जाएगी बांग्लादेश में। तो जब तक गंगा भारत में बही इसको हम गंगा बोले, लेकिन जैसे ये गंगा की धारा हुगली, एक धारा कटी हुगली में और ये आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी, जैसे गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। याद रखना दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम चांगपो, सांगपो, बहुत सारी नाम से, चेमायुंग, टुंग, मतलब तमाम चीजें हैं। जब ऐसे भारत में प्रवेश करती है ऐसे करके आएगी ये नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेघना। और जब गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में सॉरी, तो उसे हम बोलते हैं पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना। तो मेघना और पद्मा की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जमुना। नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? जमुना। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और इसमें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी? नदी ऐसे बह रही है तो हम ऐसे देखेंगे, नदी जिधर को बह रही हो उधर की तरफ न मुंह करके दाया और बायां देखते हैं, चीज क्लियर कर लीजिए। नदी ऐसे बह रही है तो मतलब नीचे की तरफ से है दाया तक, और इधर की तरफ से जो है बाया तक। तो बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। याद करो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। याद करो ऐसे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बड़े आराम से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आर जी जी, क्या? आर ट्रिपल जी के एम। कैसे याद करना है? आर ट्रिपल जी के एम। आर माने रामगंगा, जी माने गोमती, जी माने घाघरा, जी माने गंडक, के माने कोसी, यम माने महानंदा। आर ट्रिपल जी के एम। बड़े आराम से, आर ट्रिपल जी के एम, बड़े आराम से याद कर लो। यानी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये 5 नदियां गंगा में बाएं तट से आके मिलती है। एक एक नदी के बारे में जब गंगा नदी तंत्र खत्म करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अब दाएं तट से मिलने वाली नदियों में कौन सी नदी है? दाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदी यमुना है। उसके बाद कौन सी है? सोन नदी है। 2 मुख्य नदियां हैं। अब आप देखोगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो चंबल, सिंध, बेतवा जो चारों नदियां हैं किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब एक चीज और, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बेतवा है।
इस तरीके से एक दूसरे की सब सहायता कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। राम गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियों के नाम, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, याद हो गया। दाहिने तट से यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन। यमुना, केन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। और आगे एक नदी जोड़ लो, टोन्स। एक नदी और जोड़ लो, टोन्स। सोन, टोन्स। ठीक है। तो दाहिने तट से मिलने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न आपसे से देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा के दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदी है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी है। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, कुछ फैक्ट गंगा के बारे में और जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। फिर गंगा की सहायक नदियों के बारे में 3-4 वीडियो आएगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक एक नदी का उद्गम स्थल और कहाँ गंगा में मिलती है, बस यही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे गंगा जो नदी है ये भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 25 यानी 2525 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अब कहां कहां कितना बहती है ये भी जानना है, यानी कि कहां बहती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा? बिहार। बिहार के बाद कौन सा राज्य आएगा छोटा सा? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा राज्य आएगा? बंगाल। अब देख लेते हैं कहां कहां पर कितना किलोमीटर बहती है। तो उत्तराखंड में लगभग ये 310 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 445 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर का, 520 किलोमीटर का। उत्तरा झारखंड आप काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि गंगा नदी का सबसे कम बहाव कहां पर है, या सबसे कम कहां बहती है? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा कहां बहती है? उत्तर प्रदेश में। दोनों यू से आ गया। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता और कुछ है। हाँ, गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए उस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन नामक डेल्टा बोलते हैं। उस सुंदरी नामक वृक्ष की विशेषता ये होती है कि उसकी जो जड़ें हैं पानी से ऊपर निकली हुई होती हैं, और वो पानी को क्या करता है, उसमें जो नमकीन पानी समुद्र के द्वारा लाया गया पानी होता है, उन पानी नमकीन पानी की नमकीन को वो सोख लेता है। ठीक है दोस्तों, और उस पर हम लोग चल नहीं सकते हैं, वो सीधे हमारे पैर में चुभ जाएंगी। और बंगाल टाइगर वहां का बहुत फेमस है, जो ये सुंदरवन डेल्टा नामक क्षेत्र पे ये उसका रनिवास यानी कि रहने का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो गंगा के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कल से हम गंगा की सहायक नदियों के एक एक नदी को, जैसे सिंधु की सारी सहायक नदियों को लिखे, वो कहाँ से निकली और कहाँ जाके मिली, वैसे ही हम गंगा की सारी सहायक नदियों के बारे में लिखेंगे, और वो कब कहाँ जाके मिली, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हम चलिए बाद में साफ कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज, बिहार सिविल सर्विसेज और यूपीएससी को सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की श्रृंखला तो मेरी इधर चल रही है, प्लस मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर जीएस का बैच, सॉरी बैच नहीं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही एक एक विषय को डिटेल में, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं और जैसे यूपीएससी टीचर पढ़ाते हैं, 1.5 दो 2.5 घंटे का वीडियो लेके आऊं, बढ़िया से उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूं, पढ़ाऊं, चीजों को समझाऊं। मेरी सोच ये है, तो इस हिसाब से मैं करना चाहूंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, अगर पढ़ना चाहें तो बताएं, तो मैं उस हिसाब से चीजों को करूंगा।
ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें।